it on the port. What is port doing? Say for example, there is HTTP. It has the port of 80. Or if there is HTTPS, there is 443 port number. If there is SMTP, the port number is 53. If it is FTP, I guess port number is 12. Now, what is this port number doing? What we had done is that actually in networking, you will see there is the TCP/IP protocol suite for the physical layer to the last application layer. So your applications, depending upon the applications, we have created special port number with a special application. Because मेरा कंप्यूटर मेल भी कर रहा है, मेरा कंप्यूटर फाइल भी चढ़ा रहा है किसी होस्टिंग साइट पे, या कहीं पर भी भेज रहा है, फाइल भेज रहा है, कोई ईमेल भेज रहा है, या HTTP कर रहा है, या कुछ और प्रोटोकॉल्स कर रहा है, यानी कि बहुत सारी चीजें कर रहा है ट्रांसफर। अब वहां से जो पैकेट आया वो एक पूरी की पूरी फाइल नहीं होती, जैसे कि मेरे पास ये पूरी एक कॉपी है, तो आपका पूरा, जैसे इसमें सारे पेजेस हैं, ये सारी वेबसाइट है, अब ये आ रहा है मेरे पास, ये पूरी ऐसे नहीं आती, बल्कि पैकेट्स में होता है, टुकड़े टुकड़े करके डेटा होता है, फिर ये कंबाइन होता है, वो आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे आप, फ्रेम्स बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं, फिर एज ए पैकेट्स चलता है, फिर ये आता है हमारे पास। अब मुझे क्या पता कि भाई ये पैकेट SMTP का है कि इसका है कि उसका है, तो हमने सिंपल उनको टैग नेम दिया है, जो मेरी एप्लीकेशंस हैं उनको हमने टैग नेम दिया है इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट। वी हैव डिवाइडेड द स्पेस, एड्रेस स्पेस इनटू पोर्ट्स, कि भाई साहब 80 पोर्ट ये हो गया HTTP का, अगर आपके पास SMTP है उसका 53 पोर्ट नंबर, अगर FTP है तो उसका 12, तो अगर वहां से 12 पे आ गया तो मुझे पता है मुझे FTP को देना है, ठीक है। अगर 80 से आ गया तो मुझे पता है कि मुझे HTTP को देना है, तो हम ये पोर्ट नंबर भी रखते हैं। लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं काम, यहाँ पे सर्वर जो हम बता रहे हैं कि ये सर्वर है, असल में ये सर्वर तो है नहीं, लेकिन हम इसको एज ए, जैसे मैंने कहा GoDaddy.com का सिनेरियो जो है, उस सिनेरियो के हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि भाई मेरी साइट इस IP एड्रेस पे है, जबकि ये मेरा ही IP एड्रेस है, ये किसी और का IP एड्रेस, इट्स कॉल्ड अ लूप बैक, और वी कॉल इट एज अ लोकल होस्ट। जो आपका 127.0.0.1 है, इट्स कॉल्ड अ लोकल होस्ट, और इट्स कॉल्ड अ लूप बैक। एंड पोर्ट नंबर, यासिर आपको समझ आया, पोर्ट नंबर इज गिवन टू द डिफरेंट प्रोसेसेस आर गिवन डिफरेंट पोर्ट नंबर, सिंपल एज इट इज, ठीक है ना। तो कुल मिला के में सिनेरियो लग रहा है कि भाई साहब कि मैंने लिखा, जो मेरी साइट है वो किसी IP एड्रेस से मैं लाता हूं उठा के, ठीक है ना, जिस तरह से नॉर्मली हम करते हैं, जिस तरह नॉर्मली GoDaddy मैंने बताया, ऐसे हजारों ये है होस्टिंग साइट्स हैं जहां पे आपको आपका ये रहेगा, कौन जो आपका क्या बोलते हैं इसको, आपकी साइट रहेगी, तो वहां से पहले DNS से आपको IP लाना है, फिर वो करना है, फिर वहां जाना है, तो चूंकि वो सर्वर पे रहता है इसलिए हम कहते हैं कि सर्वर है, वरना अगर आपका फ्रंट एंड है आपको तो जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि अगर आपका index.com है तो आपने क्या काम किया, आपका सिचुएशन ऐसी होगी कि आपका index.com है, जो मेरी फाइल है index.com है, मगर ये किसी सर्वर पे होगी ना कहीं पर, index.com सॉरी index.html, ये किसी साइट पे होगी, और मेरी साइट का नाम है खुद, जो फोल्डर का नाम मुझे होगा वो रहेगा sadajuda.com या कुछ, ठीक है, और उसके अंदर फाइल रहेगी, वो एक फोल्डर में रहेगी index.html, ठीक। तो जब मैं URL में ये लिखूंगा, URL जाएगा DNS के पास, DNS लाएगा IP एड्रेस, फिर वो IP एड्रेस से मैं कनेक्ट मारूंगा इसके साथ, और ये कैसे मारूंगा, यूजिंग द HTTP रिक्वेस्ट, कि भाई साहब HTTP रिक्वेस्ट है REQUEST, और वापस आएगा रिस्पॉन्स, दैट विल बी अगेन HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें हमें लग रहा है कि भाई साहब हम सर्वर पे काम कर रहे हैं, सर्वर पे कुछ नहीं है, हमने ये सिर्फ ये index.html जो मेरे पास नहीं थी, ये मैं ला रहा हूं वापस अपने ब्राउजर में, और ये मेरा ब्राउजर है, ये इसको रेंडर करेगा, वरना इसको ये बैकएंड कुछ नहीं था, ये फ्रंट एंड था। अगर बैकएंड होता तो फिर तो अलग बात है, फिर तो हमें सर्वर जरूरत है, इस सिनेरियो में हमें सर्वर जरूरत नहीं है। तो लेकिन जिस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट्स को रख रहे हैं उस हिसाब से हमें इनको करना पड़ता है, ठीक है ना। Okay. Now there's a second thing. Let's come to our VS Code. Where is it? अब हम इस रेस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद हम
अपने मेटा टैग्स के ऊपर काम करेंगे। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। कोई अब आ गया। ओके, मुनज़्ज़ा। नाउ लुक हियर, द फर्स्ट लाइन we wrote here is about the doc type, and there was some discussion going on in the, I didn't read that, but जो डॉक टाइप है वो सिर्फ ये बता रहा है HTML को कि भाई तेरे को कौन सा रेंडरिंग इंजन लगाना है, HTML5 लगाना है, 4 लगाना है, और आपने देख लिया, आपने किया होगा काम उसके ऊपर। मैं देखूंगा वो कल आपकी जो ये जो प्रीवियस वर्जन है। सो डॉक टाइप सिर्फ ये बता रहा है कि आपका कौन सा वर्जन है HTML का, दैट इज इट। देन आपका HTML टैग लगेगा, उसमें हम बोलते हैं लैंग्वेज इंग्लिश है, और उसके बाद हेड टैग है मेन, और हेड टैग में हमारे पास बहुत सारे ये है। लेकिन एक बात हमें लगा था कि क्योंकि यहाँ पे एक चीज है हमारे पास, व्यू पोर्ट है और कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ है, इनिशियल विड्थ। कंटेनर्स में थोड़ा सा लगता है कि डिव टैग थोड़ा सा हो गया हमारे पास, एज पर जितना इसका विड्थ थी उतना ले लिया। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप बोल रहे हैं ये रिस्पॉन्सिव है, तो हम इस H1 को स्टाइल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मैं कहूंगा फॉन्ट साइज, मैं फॉन्ट साइज को दे दूंगा से फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल, ठीक, दे दिया मैंने, कंट्रोल कमांड S टू सेव इट। नाउ आई गो टू द ब्राउजर, wherever it is. Now you see inside you, I got the big font here, and I try to resize my browser. मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ, तो ये ई जा रहा है बाहर, अभी देखो ये उस डिव के भी बाहर गया, ठीक है ना, और ये डिव नीचे उतर गया, और नीचे उतरने की मसला नहीं था, लेकिन इसका फॉन्ट जो है ना वो सेम ही रहा, जो फॉन्ट आपने देखा इसका सेम रहा। लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी उसमें इसी हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा ये स्क्रीन साइज होगा उसी हिसाब से फॉन्ट सुकड़ना चाहिए, ठीक है, और सारी चीजें अरेंज होनी चाहिए प्रॉपरली। अगर हमने और भी चीजें यहाँ रखी थी, पिक्चर्स वगैरह, वो बिखर जाती सारी यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो जो राकिब हमें कल बोल रहा था कि ये तो रिस्पॉन्सिव लग रहा है, ये रिस्पॉन्सिव है नहीं। हाँ, थोड़ा सा हमने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यहाँ पे व्यू पोर्ट कर दिया कि भाई हमने कहा कि मेटा टैग में व्यू पोर्ट हमारे पास है, और हमारे पास विड्थ, जो डिवाइस विड्थ जो हमारे पास जो डिवाइस की विड्थ है उतनी रखो। लेकिन ये कंटेनर में काम करेगा, बाकी हमें बाकी फिर भी काम करना पड़ेगा, और दैट इज कॉल्ड मीडिया क्वेरीज, वो हम बाद में करेंगे ताकि हम अपनी साइट को क्या बनाएं, रेस्पॉन्सिव, ठीक है ना। ओके, अब इससे पहले कि हम और काम करेंगे, पहले हमें कुछ और चीजें यहाँ पे, आपको सबको खुला है ये VS कोड खुला है, तो आपने प्रिटियर, मैंने कहा था कल प्रिटियर, वो किया आपने, प्रिटियर किया हमने, प्रिटियर, यस सर। जो प्रिटियर है वो इंस्टॉल करना है। प्रिटियर क्या करता है काम, वो कोड को फॉर्मेट करता है। लेकिन फिर हमें करना है काम कि हमें ऑटो होना चाहिए फॉर्मेट ऑन सेव, जब भी हम सेव करेंगे तो पहले प्रिटियर को डिफॉल्ट रखना है। we have to set default formatter as prettier, number 1। number 2, जो ही हम सेव करेंगे तो वो खुद होना चाहिए अरेंज एंड ऑल दैट। सो पहले दो काम करेंगे हम प्रिटियर के साथ। तो पहले उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे, ओके, और सेटिंग्स में, सेटिंग्स खोलें आप, या आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, विंडोज, उसमें फाइल में ऊपर आ जाएगा, फाइल में आ जाएगी प्रेफरेंसेस, फाइल में देखो प्रेफरेंसेस कहीं पे आएगा, शायद उसमें प्रेफरेंस होता था विंडोज में। मैक में आप सेटिंग्स में जाएं, ओके, यहाँ से भी जा सकते हैं, कोड में फिर सेटिंग्स, और सेटिंग्स में सेटिंग्स, ठीक है ना। अगर आपके पास मैक है, या यहाँ पे आपका ये जो गियर आइकॉन है उसमें सेटिंग्स में जाए तो ये विंडो खुलेगी, ठीक है ना, सेटिंग्स विंडो। और आपका विंडोज, अगर आपका विंडोज वाला है तो उसमें फाइल में प्रेफरेंसेस शायद आता है, वहां पे सेटिंग्स आता है, ये वाला चीज, ठीक है। आ गया, जरा देखो सबको, आ गया जी। फाइल में प्रेफरेंसेस लिखो और देखो आया कि नहीं, यस सर, आ गए। आ गया। अब हमें क्या काम करना है कि हम कहेंगे डिफॉल्ट, यहाँ पे लिखो डिफॉल्ट फॉर्मेटर, हाँ, डिफॉल्ट फॉर्मेटर, हाँ, तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेटर ये है, आ गया ना यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर्मेटर, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप ढूंढो प्रिटियर कहाँ पर है, प्रिटियर कोड फॉर्मेटर है उसको, या पी लिखो, सीधे पी लिखो, ये खुद जाएगा उसके पास, पी 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 करो एक दो बार, 2-3 बार। अगर आपने प्रिटियर किया हुआ है लोड, तो
वहां पे जाके फिर इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, हो गया। तो यानी कि मेरा डिफॉल्ट फॉर्मेटर खुद अब प्रिटियर बन गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पे फॉर्मेट ऑन सेव। हाँ, ये देखो फॉर्मेट ऑन सेव आ गया, या आप लिखें भी फॉर्मेट ऑन सेव, आपको आ जाएगा। तो उसमें टिक मारे फॉर्मेट ऑन सेव में, यहाँ पे ये बॉक्स, चेक बॉक्स, ताकि जो ही आप सेव कर कंट्रोल एस करोगे तो ये खुद जो है ये खुद फॉर्मेट करना चाहिए, फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि हम चाहते हैं कि खुद ही सेव हो। हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल एस ना करें या कमांड एस ना करें मैक में, हमें सीधे ही सेव हो। ठीक है, तो उसमें के लिए ऑटो सेव, AUTO, ऑटो सेव, SAVE। हाँ, ये ऑटो सेव जो है यहाँ पे, ये ऑटो सेव जो है आपके पास, यहाँ पे आप ढूंढे इसको, या तो आप डिले कर सकते हो आप, या विंडो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ऑन फोकस चेंज लिखो। जो ही फोकस एडिटर का चेंज हो गया ये खुद सेव करेगा। तो यानी कि आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे ऑटो सेव कर देगा। ठीक है, किया आपने। एक और चीज हमें ऐड करनी है इसमें, ऑटो सेव हो गया, अगर हो गया तो वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप आता था शायद, वर्ड ब्रेक, वर्ड व्रैप, WRAP। हाँ, एडिटर कोलन वर्ड व्रैप, यस, एडिटर कोलन वर्ड व्रैप लिख सकते हैं, वर्ड व्रैप लिखो। ये ऑफ है, इसको ऑन करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऑन। उससे क्या हो जाएगा कि जो आपका यहाँ पे ये जो आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट कितना है बाहर जा रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो आपका ये है ना, ये स्क्रॉल बार, ये इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बाहर बाहर जाएगा। अगर लंबा टेक्स्ट किया वो बाहर जाएगा। हम इस हॉरिजॉन्टल को हटाना चाहते हैं, हम इसको एक ही इसी पेज में रखना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू गो टू राइट, क्योंकि ये भाग भाग रहा है ना यहाँ पे, हम चाहते हैं कि इस नीचे हो। तो जो ही हम इसको यहाँ पे सेटिंग्स में क्या करेंगे, वर्ड व्रैप रखेंगे ऑन। ओके, अब यहाँ पे जाए आप, तो वो हो गया खत्म। जो हॉरिजॉन्टल आपका ये था ना स्क्रॉल बार, वो खत्म हो गया, सारा अरेंज हो गया एक ही इसमें। ठीक है, और एक चीज करें, सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, और सेटिंग्स में वर्ड रैप लिखा आपने, हाँ ऑन किया, वर्ड रैप किया हमने। हम क्या क्या किया हमने, प्रिटियर डाला हमने, लाइव सर्वर डाला हमने, फॉर्मेट ऑन सेव कर दिया हमने, सेट डिफॉल्ट ऑटो सेव, हमने प्रिटियर रखा, और क्या किया हमने, ऑटो सेव किया, ऑटो वर्ड सेव, रैप किया, और लास्ट में टैब साइज। आप देखो टैब साइज, टैब बहुत बड़ा होता है ना इसमें, टैब साइज, ये देखो एडिटर टैब साइज जो है वहां 4 होगा, आपको इसको 2 कर दें आप, ताकि जब हम टैब करेंगे बहुत भागता है इधर। 4 आप 2 ही कर दो, 2 रखो टैब साइज। ठीक है, एडिटर टैब साइज, ठीक है ना, हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपने फाइल पे। तो अब हमारे पास टिपिकली में और भी काम करने हैं, जब जब जावास्क्रिप्ट वगैरह करेंगे तो उसी वक्त देखेंगे। फिलहाल इतना काफी है हमारे पास। सो आई विल क्लोज दिस एंड आई विल गो टू द हेड। नाउ जो ये हेड टैग है, ठीक है ना, यहाँ तो मैंने कहा कि डॉक टाइप जो है हमारे पास, ये HTML हमारे हैं। जैसे कि अगर हम इसको कंट्रोल A और डिलीट करेंगे, जो कपल ऑफ गाइज आर न्यू, वो क्या कम करेंगे काम कि जो ये आपका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, VS कोड है, इसमें फाइल में जाएं और ओपन फोल्डर कहें, ओपन फोल्डर। जिसने किया है उसको नहीं बता रहा हूँ मैं, जो नए हैं उसको बता रहा हूँ मैं। फिर डेस्कटॉप पे आप जाएं कहीं पे, और वहां पे आप क्या करेंगे काम, डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाएंगे और उसको ओपन करेंगे। ठीक है, बात में आए, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे। जैसे हमने बनाया मर्न 301, ये फोल्डर हमने बनाया। अब इस मर्न 301 में आप एक फाइल बनाओगे, ये जो यहाँ पे है न्यू फाइल आइकॉन, इसको क्लिक करने से, या सीधे यहाँ पे राइट क्लिक एंड न्यू फाइल कहें, तो यहाँ पर भी राइट क्लिक न्यू फाइल कहें, या यहाँ पे इसको न्यू फाइल यहाँ पे कहें, तो उससे न्यू फाइल बनेगी, और उसका नाम रखे आप index.html। जो ही index.html आपको आएगा, वहां पे आप, यहाँ पे आप शिफ्ट और ये करें एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका एमिट लाएगा, एमिट में एंटर करें और आपका ये सारा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अब जो ये बॉयलर प्लेट है इसी को हम समझ रहे, ठीक है। ओके, अगर किसी को समझ नहीं आता है
किसी को इश्यूज है इसमें वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है, नो इश्यूज। या वो जो हमारा वो वहां पे है, फिर से बताएं। Actually, मैं इधर देख रहे मेनी क्वेश्चन आर देयर, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर। सोहेल एवरीवन 65535, ठीक। इसका आंसर भी हो गया है, क्वेश्चन भी हो गया है। सर पहला वाला प्रिटेयर फिर से बताए, कौन सा वाला प्रिटेयर? इमरान कुयूम, यू कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन द डिस्कशन ग्रुप। किसी ने अगर आंसर दिया फिर मैं वहां दे दूंगा आंसर, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास टाइम अभी कम है। सो यहाँ पे अब मैं क्या बता रहा हूं कि हमारा जो हेड टैग है, इसमें पहले HTML टैग हमारे पास होता है, ये HTML है और ये HTML क्लोज है, ठीक है ना। यहाँ पे HTML क्लोज है, कमांड जी, सॉरी, टैप इनटू दिस, ओके। ये HTML क्लोज है, यहाँ पे HTML शुरू। तो हर एक जो टैग हमारे पास होगा इसमें दो चीजें होंगी, एक यहाँ से शुरू और यहाँ से खत्म। और डॉक टैब बता रहा है कौन सा, ये HTML5 है तो यहाँ पे डॉक टैब HTML5 है। तो अगर आप HTML4 HTML3 देखोगे तो उसमें डॉक टैब बड़े लंबे चौड़े होते हैं, जिससे पता चलता है ब्राउजर की कुछ वर्जन, सिंपल एज इट इज। अब हेड टैग में जो है हमारे पास मेटा टैग है। मेटा मीन्स समथिंग डेटा अबाउट डेटा, दिस इज कॉल्ड मेटा। मेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा, ये याद रखें आप, यानी कि डेटा के बारे में डेटा जो है, यानी कि हम यहाँ पे जो है कोई चीज दिखाना नहीं चाहते, यहाँ पे हम बोल रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के बारे में। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, पहले ही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो इसने बॉयलर प्लेट में लाया, कि कैरेक्टर सेट इज UTF-8। कैरेक्टर सेट इज व्हाट? पहले पहले हमारे कैरेक्टर सेट होता था ASCII। क्या होता था? ASCII। ASCII 8 बिट वाला होता था, यानी कि हर एक कैरेक्टर, जैसे A है, B है, C है, जैसे A का 65 हम रखते हैं कोड, ठीक है। वी कीप टू द एवरी कैरेक्टर सम कोड, जैसे A का 65, B का 66, C का 67 एंड सो ऑन रखा हमने। वी विल डू द असाइनमेंट, राइट द असाइनमेंट। ASCII कैरेक्टर सेट वर्सेस UTF-8 वर्सेस UTF-16। Sir, can we repeat? Yes, ASCII, ASCII character set versus UTF-8 character set versus UTF-16 character set, ठीक है ना, ठीक हो गया, ये आप करेंगे। अब जो U है, इट्स अ यूनिकोड। यूनिकोड में क्या था, जो आपका ASCII होता था उसमें दुनिया की सारी लैंग्वेजेस, क्योंकि हमें हर लैंग्वेज का, इंग्लिश का तो हमने कर दिया, A का 65, B का ये, C का ये, लेकिन हमारे पास यहाँ चाइनीज कैरेक्टर सेट है, उर्दू है, अरबिक है, मलयालम है, हिंदी है, एक्चुअली लैंग्वेज दुनिया वर्ल्ड में हर लैंग्वेज के साथ का प्रॉपर कोड, तो इसलिए मुझे कोड बड़ा करना पड़ा। तो हमारे पास पहले आया था UTF-16 जो 16 बिट था, मगर तेम कोर कोड ही चेंज, सो बैकवर्ड कंपैटिबल एसके की हैं पता UTF-8 यूजन ये कैपेसिटी बढ़ो, मगर कैरेक्टर नियन तिम ये ASCII, यानी कि ASCII मगर AS65 ये 65, सो एस गए आसानी। सो ये जो यूनिकोड आपका है, U मींस यूनिकोड, उसने दुनिया के सारे जितने भी कैरेक्टर सेट है उनका एक डिजिट बताया कि भाई इसका A का अगर 65 है, मानो मलयालम में ऐसे आप लिखते हो उसका कोई डिजिट होगा, चाइनीज में आप कोई अल्फाबेट लिखते हो उसका कोई डिजिट होगा, ताकि हमारा कन्वर्शन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा मेटा टैग यहाँ पर है, जिसमें आप व्यू पोर्ट मींस व्यूइंग एरिया, आप बता रहे हो कि भाई वो वही होना चाहिए, उसकी विड्थ वही होनी चाहिए जितना डिवाइस आपका होगा, ठीक है। और इनिशियल स्केल 1.0, इनिशियल स्केल आप 1 रखो, ठीक है, स्केल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। और मेटा टैग में हम दरअसल करते क्या है, मेटा टैग में हम रखते हैं डेटा अबाउट माई डेटा। फर्ज मैं चाहता हूं कि मैं रखूं कि मैं इसमें ऑथर क्या है, या फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन, आपका मेन चीज जो आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हो ना, जब आप गूगल में कोई चीज सर्च करोगे वहां पे क्या आता है, वहां पे दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं। एक तो टाइटल आएगा, जो टाइटल रखा होगा आपने साइट का, ठीक है। और आएगी डिस्क्रिप्शन, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो दंदर थोड़ा बहुत ना, सिनॉप्सिस अपने वेबसाइट का। और होंगे कीवर्ड्स, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स, वो डिस्क्रिप्शन, वो टाइटल
आपने मेटा टैग रखे हैं, वही आपको गूगल की सर्च में आता है। ओके, समझ आए? तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो मैं चाहता हूं कि मेरी जब लोग saadajuta.com सर्च करें गूगल के अंदर, तो उनको saadajuta.com आना चाहिए और डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए थोड़ी सी कि भाई वी सेल दीज शूज एंड वी डील विद दीज थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, जब ना आप कोई भी सर्च करोगे गूगल के अंदर तो उसमें नहीं आते ना वो बहुत सारी साइट्स, और उन साइट्स की डिस्क्रिप्शन भी आती है। बात समझ आ रही है? तो वो आप यहां लिख सकते हो, यू विल स्टार्ट अ मेटा टैग। ठीक है, और DESC इज डिस्क्रिप्शन, कि नेम आपने रखा इसका डिस्क्रिप्शन। मैंने क्या काम किया, मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने इसी को बताया कि VS कोड को तू ही लिख दे। मैंने कहा मेटा, ठीक है, और DESC सिलेक्ट किया इसमें से कि भाई साहब आप क्या करें काम, कि डिस्क्रिप्शन रखें, कि डिस्क्रिप्शन क्या होगी वो मैं कंटेंट में बताऊंगा इसको, दैट जो मैं बोलना चाहता हूं। ओके, दिस साइट इज सेलिंग शूज एंड वगैरह वगैरह। तो अब जब भी कोई मेरी साइट को गूगल में देखेगा उसकी डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये मेरी साइट नहीं है, मेरी साइट में डेटा ये चीज नहीं है। मेरी साइट में जो डेटा होगा वो बॉडी में लिखूंगा मैं। कहां पे लिखूंगा? बॉडी में। दिस इज अबाउट माई साइट। या मैं इसको बोलना चाहता हूं कि भाई साहब कीवर्ड्स, मैं मेटा टैग लगाऊंगा और कोलन कीवर्ड्स है, कीवर्ड है मेरे पास KW, KW मेटा नेम कीवर्ड्स। कंटेंट रखूंगा मैं, फॉर एग्जांपल ये शूज के बारे में है। ठीक है, जो भी आपके मतलब, ये बूट्स हैं, ये जूतियां हैं, जो भी आपने रेलिवेंट कीवर्ड जो आपके साइट के बारे में होंगे ना वो सारे लिखेंगे हम, ताकि गूगल जो सर्च इंजन होगा ना, हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि आपकी साइट, आपका जब यूजर फाइंड करेंगे क्या वो गूगल में आती है कि नहीं आती है, ये इस मेटा टैग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, क्या आपने कीवर्ड सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। बंदा जूते ढूंढ रहा है, ही वांट साइट वो जो आपके ये क्या क्या बोलते हैं इसको, गूगल पे कह रहे हैं बेस्ट साइट, बेस्ट शॉप्स फॉर शूज। क्या आपकी साइट उसमें आ रही है नहीं आ रही है, वो कीवर्ड्स पे है। क्या आपने कीवर्ड्स रेलेवेंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्योंकि वो एक कीवर्ड की बिना पे सर्च इंजन अपनी ऑप्टिमाइजेशन करता है। ठीक है ना, फिर जितनी हिट्स होंगी इस साइट को, जितने लोग इसके ऊपर आएंगे, उतनी आपकी रैंकिंग बढ़ेगी गूगल में, और वो पहला पेज आ जाएगा। लोगों ने किया जूता शू और मेरे शॉप का पहले आ रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द रैंकिंग एंड ऑल, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन पहले जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, SEO जिसे हम बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आती है, इन्हीं डिस्क्रिप्शंस के ऊपर होती है। ठीक है ना, ठीक हो गया? ठीक है, ऑथर लिख सकते हैं हम, मेटाकोलन ऑथर। ठीक है, कि ऑथर कौन है इसका ना, ये नहीं, ऐसे नहीं, इसने गलत लिखा। मेटा हम लिखेंगे नेम। हाँ, नेम क्या है? नेम है ऑथर, कि भाई साहब ऑथर कौन है इसका। और फिर हम लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट क्या है आपके? कंटेंट TENT, कंटेंट है भाई साहब डॉक्टर, यानी कि ये साइट किसने बनाई है। ठीक है, आपका ऑथर कौन है, ठीक है ना, वो आप मेटा टैग में लिख सकते हो, एंड सो ऑन। इसी तरीके से टाइटल का कुछ इशू हो गया कि हम टैग शुरू बंद करूँ, तीन टैग बंद करो। ठीक है ना, ओके, ऑथर हो गया। और एक चीज होता है कि आप चाहते हो कि ऑटो रिफ्रेश हो, मेरी साइट ऑटो रिफ्रेश हो, कि साइट के गसिन पाने रिफ्रेश ताकि के टाइम। ओके, देन वी यूज द मेटा, और इक्विवेलेंट आता है HTTP इक्विवेलेंट ना, मेटा HTTP dash equivalent EQUI equivalent ही था, I don't know exactly, HTTP equivalent। ठीक है ना, ये नहीं था। लेट मी सी चेक दिस, अरे मैं टैग ही नहीं रखा है आगे, मेटा एंड देन HTTP EQ, हाँ EQUIV HTTP EQ, इसमें मैं रिफ्रेश लिखूंगा। तो भाई साहब तो रिफ्रेश करना, और उसके बाद जो कंटेंट है ना इसका, कंटेंट में मैं टाइम दूंगा। कंटेंट में दूंगा मैं भाई, आप एक काम करना,
कंटेंट दे दो आप, सॉरी, अगर आप किसी वजह से गलती कर गए और आप चाहते हो कि वापस वो आपका इंटेलिजेंस से बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस, जो इसकी इंटेलिजेंस थी किसकी, VS कोड की, जो ना इसमें हिंट देता था, तो आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाएं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर हो, आप कंट्रोल एंड स्पेस बार दबाएं, ये वापस लाएगा उसको, एंड प्रेस एंटर, तो फिर वहां से डबल कोट्स वगैरह वो खुद लगाएगा। कंट्रोल स्पेस बार से इंटेलिजेंस वापस आएगा, कि फर्ज कीजिए आपने यहाँ तक लिखा, कंटेंट लिखा, अब मत लिखना है, बाकी नहीं दिखा रहा, तो कंट्रोल स्पेस बार दबा के ये वापस लाएगा कि वो इंटेलिजेंस इसकी, एंड देन यू कैन प्रेस एंटर। और यहाँ मैं कहूंगा भाई, फर्ज में मैं कहूंगा 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश होना चाहिए खुद ही, बस बिल्कुल 2 सेकंड के बाद कंट्रोल एस, ये तो खुद भी सेव करेगा क्योंकि हमारे पास ये है। देखिए जो ही कंट्रोल एस किया तो प्रिटेयर ने कहा कि भाई यहाँ से रेड आ गया प्रिटेयर, क्योंकि हम टैग भूल गए ना, ये रेड हो गया और हम टैग भूल गए, ये ना क्लोजिंग टैग भूल गए। जो ही मैं कंट्रोल एस करूंगा, आप देखो प्रिटेयर ने खुद फॉर्मेट किया है आफ्टर सेविंग। नाउ इफ आई गो टू द ब्राउजर, ठीक है, वहां तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो मगर ये रिफ्रेश 2 सेकंड के बाद होगा। अब यहाँ इसके ऊपर ध्यान दो, अभी जो ये है ना, यहाँ पे ये जो रिफ्रेश बटन है, 2 सेकंड के बाद खुद रिफ्रेश होगा, देखें हो रहा है ना, इट इज रिफ्रेशिंग इटसेल्फ, 2 सेकंड के बाद ये खुद रिफ्रेश मार रहा है। आप इसको, इसके ऊपर ध्यान देना, ये रिफ्रेश बटन है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसको कहा कि अब 2 सेकंड तो हम करेंगे नहीं इतना, हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के बाद या 2 मिनट या 5 मिनट के बाद ये खुद रिफ्रेश होना चाहिए, ताकि अगर कोई कंटेंट अपडेट हो रहा है वो वहां से आए, ठीक है, ठीक हो गया, ओके। तो उसके बाद अब बॉडी सर टैग इसमें हम यूनिट सेट नहीं कर सकते रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश के लिए? क्या कर सकते हैं, सर टाइम यूनिट सेट कर सकते हैं, मतलब मिनट्स, आवर्स या सेकंड्स? मतलब ये सेकंड, अगर नहीं नहीं आपको सीधे, अगर सेकंड आपको, आप सेकंड्स में दे दें, फिर आपको जितनी भी ये होगा, जितना आपको टाइम देना है उतना दें। अब हम घंटा तो नहीं देंगे ना रिफ्रेश का, दैट विल बी हाईली अनलाइकली दैट आई विल गिव द, तो रिफ्रेश हम ऑटो रिफ्रेश करते हैं काइंड ऑफ कि मेरी साइट को अपडेट हो। वैसे आप आजकल एजेक्स इस्तेमाल करते हो, फिर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेक्स ऑटोमेटिक अपडेट ला रहा है, पहली बात वो है। दूसरी बात, आप इसको लंबा टाइम नहीं दोगे, that will be immaterial. User will not be sticking to your site for say 2 hours or 3 hours. They may be sticking to your site, so you want it to refresh, जो update होना है, it should be update quick. It should not be, फिर तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। It should be in a, यानी कि आप लॉग इन कर रहे हो तो उसमें जल्दी अपडेट होना चाहिए, so it will be matter of seconds only. Do you understand? अगर इन केस आप चाहते हो लंबा, तो सेकंड के हिसाब से दे दें आप, क्षेत्र 7 सेकंड, आपकी मर्जी है, ठीक है, ओके। Now we have then we have the lot of tags in the body. Now we said a lot of things. Today we set up our VS Code. We have discussed the doc type. We have discussed the head. In the head we have the meta tags, but meta tag is nothing to show up in your page. As you could see, my web browser, that's totally blank क्योंकि मैंने body में कुछ लिखा ही नहीं है ना। Meta tags are all about my page. This is data about data. When you say metadata, it means data about data. डेटा के बारे में, डेटा कि ऑथर कौन है, कीवर्ड्स क्या है। मगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आप लिखे असाइनमेंट, एसईओ, yes definitely. Question is, if it is set to auto refresh, does it work on the page where data is inserted through form? Yeah, absolutely. तो वहां पे आपको ख्याल रखना है कि अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ से अभी अभी आपने फॉर्म बंदे ने नहीं भरा है, सो वो रिफ्रेश कर जाएगा और वो प्रॉब्लम करेगा हमें, है ना। सो वी डोंट वांट टू कीप ऑटो रिफ्रेश एट दैट टाइम व्हेन देयर इज अ फॉर्म, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब मैं सबमिट करूंगा तब जाके वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन मारे, जब सबमिट बटन हो, ठीक है ना। सो आपको बात समझिए, जब फॉर्म आपके पास होगा और वहां पे सबमिट बटन होगा, ऑन द बेसिस सबमिट बटन we will do lot of, we have to do lot of things on the basis of submit button. So we will not do auto refresh when there is a submit button there to do, right? Okay. और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? HTTP equal Sohail, yes, thank you. ये सब मुझे सवाल सवाल समझ नहीं। Is there any to restrict through any other program? Is there any ways restrict through any other program language that restricted? I'm not getting it, by the ways. So सर ये बोलना चाहता हूँ कि
क्या कोई और लैंग्वेज है जो इसको रिस्ट्रिक्ट करे? जैसे कि ऑटो रिफ्रेश है, बंदा एक यहाँ से फॉर्म सबमिट कर रहा है, यस, तो वी क्या हैव टू ब्लॉक इट दैट टाइम। अगर ऑटो रिफ्रेश किया हुआ है, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट। क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, बैंक ट्रांजेक्शन चल रही है, ठीक है। बैंक ट्रांजेक्शन में आपको बिल्कुल, जब उसमें बिल्कुल या तो फुली होना चाहिए या रोल बैक होना चाहिए। क्योंकि रिफ्रेश हम जो ये करते हैं ना, रिफ्रेश का मतलब ये है कि यू आर रीलोडिंग। रीलोडिंग का मतलब है यू आर अगेन आस्किंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द सर्वर टू गेट मी बैक थिंग्स, ठीक है ना। सो दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द होल थिंग, वट एवर यू आर डूइंग। अब जो ट्रांजेक्शन आपकी है वो ऑटो रिफ्रेश को ब्लॉक करेगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन जब तक पूरी नहीं होगी, फुली और नाली, ठीक है, उसको जरूरी ब्लॉक करना है, वरना वो तो गेम ही खराब करेगा ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि रिफ्रेश का मतलब क्या है? रिफ्रेश का मतलब है रीलोड। रीलोड का मतलब क्या है? रीलोड का मतलब है यू आर गोइंग बैक टू द सर्वर जहां आपकी साइट थी, और वहां से फिर से आप ला रहे हो, यू आर अगेन एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर रहे हो, और वहां से ये वापस ला रहा है, ठीक है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम definitely auto refresh is going to have harms. Lekin auto refresh will be nice if it is like, for example, QuickBuzz type of site, ठीक है, जहां हर बॉल पे रन आ रहा है, ठीक है। एजेक्स तो काम करेगा फिर भी, लेकिन ऑटो रिफ्रेश इसको हेल्प करेगा, ऑटो रिफ्रेश इसको बूस्ट करेगा, क्योंकि एक तो एजेक्स भी वहां से अपडेट कर रहा है, यहां से ऑटो रिफ्रेश भी माल को बदल रहा है, ठीक है। इस सूरत में ऑटो रिफ्रेश विल जस्ट कीप इट वेरी क्विक, सो दैट इट्स गोइंग टू रिफ्रेश, ठीक है ना। हो गया, ओके। बाय it will be now, that's all for today, because that's too late today. What I am saying is, we will meet on the Monday. Lekin Monday will be a special class where we talk about what we have read in a week. जो week में हमने पूरे हफ्ते में किया, and there will be some assignments which I will send in the meantime. You don't have to waste time. You have to do two things. One, you have to solve assignments जो मैं कल भेजूंगा, for example, because our class is from Monday to Thursday, okay. Friday, Saturday, Sunday is off, but it's not off actually. It is a backup time. There are two things in it. One is we have many BCA and MCA students. They have actually other subjects also. Especially I'm telling to those who are from BCA and MCA. Those have other subjects also to read and all. So I don't want them to get engrossed in this subject only, so that they will get less marks on other subjects. They need the time for other subjects also. So this time is for that also, these 3 days, Sunday and Saturday and Friday. And second thing is that you need some backup time so that you can recap. There is some issues, for example, somebody is not learning. अभी तो beginning है, अभी ज़्यादा issues नहीं होंगे, लेकिन जो ही हम आगे जाएंगे, you need some practice. So you need a lot of practice time, because I will be giving you a lot of assignments which you will practice on, ठीक है ना। So उन चीज़ों को practice करना है, वो इन्हीं दिनों में करना है, और आपका जो है आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना है। जितनी भी चीज़ें हमने की हैं उसकी कॉपी अच्छे से बनाना है, बैकअप करना है, because on Monday I will be asking questions to each and everyone, whatever we have read. चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमने लाइव सर्वर के बारे में पढ़ा, हमने लोकल होस्ट के बारे में पढ़ा, हमने पोर्ट नंबर के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, वेब डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कौन चीज़ कहाँ पर है। सो वी विल बी actually doing what? We will be asking questions on Monday. But Monday will not be just a, kind of only question answer thing only. There will be, because Monday maximum times you will speak, but there will be also some concept on that, okay? क्वेश्चन एक है यहाँ पे ज़हूर साहब का, is refresh time sensitive only or time sensitive, or it can be set to refresh after some? Yes, very good question. This is a very good question. But those things जो आप ये बता रहे हो ना, ये जो आप जो बता रहे हो, ये हम मेटा टैग में नहीं करेंगे, क्योंकि there are some events. मैं चाहता हूँ कि इसमें, this is a very good question which we see later on also, कि ये बता रहा है कि भाई साहब क्या हम टाइम के बिना भी रिफ्रेश करेंगे, किसी एक्टिविटी के बिना भी कर सकते हैं? हम डेफिनेटली किसी एक्टिविटी के बिना भी रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी कि रीलोड कर सकते हैं एंड ऑल दैट। कि फॉर एग्जांपल उसने पासवर्ड गलत दे दिया, उसने कुछ किया, सो वी वांट टू रीलोड इट, या कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे।
वो चीज हम मेटा टैग में नहीं करेंगे, बिकॉज वो लॉजिक में आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये चीज, ये जो मेटा टैग्स है, इट इज नॉट अबाउट द लॉजिक। जब हम लॉजिक बिल्ड करेंगे तो वो लॉजिक बिल्ड में होगा, वो लॉजिक हम